हूँ जीवन सर और आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। यह वीडियो सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा हेतु लाभकारी है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हमने इस वीडियो को फॉर्मेट को रखा है एज ए एनसीईआरटी बुक की तरह, ताकि आप डीप नॉलेज ले सकें। तो चलिए पहले वीडियो से शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आएगा आप एक लाइक करके जरूर जाइएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो के लिए। तो पहला सवाल देखते हैं, आलू में क्या होता है? मंड, प्रोटीन, वसा या खनिज लवण? तो आलू में हम सभी जानते हैं कि कोई प्रोटीन नहीं होता है, उसमें वसा भी नहीं होता, खनिज लवण, उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है स्टार्च या मंड। तो इसका सही जवाब हो गया मंड। ये देखने में किस प्रकार का होता है? सफ़ेद सफ़ेद होता है। जब आप आलू को काट करके छोड़ देंगे तो आपके चाकू में या आलू में देखिए सफ़ेद कलर की परत जम जाएगी आटे की तरह, वही मंड होती है। अब इसकी जांच कैसे की जाती है? किसी खाने में या मिठाई में स्टार्च है कि नहीं, तो टिंचर आयोडीन की कुछ बूंदें जब आप डालेंगे स्टार्च पर तो वो काले रंग में बदल जाएगी। तो आप समझ जाएं कि उस मिठाई या उस पदार्थ में स्टार्च मिला हुआ है। दूसरा सवाल है, हड्डियों एवं दांतों को किसके उपयोग से स्वस्थ रखा जा सकता है? लोह तत्व, कैल्शियम, सल्फर या इनमें से सभी? तो देखिए, हड्डियों और दांतों के लिए दो चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है फास्फोरस और दूसरा है कैल्शियम। चूँकि फास्फोरस ऑप्शन में नहीं है इसलिए हम कैल्शियम के साथ जाना पसंद करेंगे। चलिए तीसरा सवाल है, इनमें से किसमें पोषक तत्व नहीं होता है? विटामिन में होता है, रुक्षांश में नहीं होता है, प्रोटीन में भी होता है, वसा में भी होता है। तो रुक्षांश यानी फाइबर होते हैं, जिसको हम लोग रेशा भी कहते हैं। यदि आपने आम खाया होगा तो जब आप आम खाएंगे तो आपके दांतों में वो चिपक जाएगा। जब आप मांस खाएंगे तो उसमें भी आपके दांतों में चिपक जाएगा। सहजन के फली को खाएंगे उसमें दांत में चिपक जाएगा। आप खड़ी खाते हैं साग का, उसमें दांत में चिपक जाता है। और भी कई प्रकार के होते हैं जो रुक्षांश, जैसे कि दालों के छिलके में और भी अमरूद के छिलके में कई प्रकार के हैं। आप कितना मैं गिना गिना के रहूं, आप समझिए। वो रुक्षांश क्या होता है? रुक्षांश में फाइबर होता है, इसमें कोई पोषक तत्व तो नहीं होता है, लेकिन ये हमारे पाचन क्रिया को सुदृढ़ बनाता है, हमारे मल को त्याग करने में सुविधा प्रदान करता है, कब्ज को दूर करता है ये रुक्षांश। चौथा प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी, कैल्शियम, आयोडीन या फास्फोरस? तो सबसे पहले आप ये समझिए घेंघा रोग होता क्या है। घेंघा रोग वो होता है जब आपकी थायराइड ग्रंथि, जो कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, वो आपकी फूल जाती है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा फूल जाती है। इससे गला भी फूलने लगता है और इस स्थिति को कहते हैं गॉइटर या घेंघा। ठीक है, और ये होता है आयोडीन की कमी से। ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। पांचवा प्रश्न है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे का नाम क्या है? अमरबेल, उड़हुल, घटपर्णी या गुलाब? तो पौधों को कीटों को खाते हैं, ये है घटपर्णी। ये घड़े जैसी संरचना होती है, ऊपर से ढक्कन होता है, जो भी कीट आते हैं उसमें फंस। अब सवाल ये उठता है आखिर खाते क्यों हैं? ऐसे पौधे ऐसे जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए कीड़ों को पकड़ के खा जाते हैं, छोटे छोटे जीवों को। छठा प्रश्न, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन, इनमें से कोई नहीं? तो हम सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? प्रकाश संश्लेषण। सातवां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का नाम बताइए। तो वातावरण से पौधे कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? हम जानते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इसका आंसर होगा सही वाला कार्बन डाइऑक्साइड। आठवां प्रश्न, परजीवी पौधा है। परजीवी जो दूसरे के बदले में जीवित रहता है, उसके शरीर में चिपक करके रहता है, उसे परजीवी कहते हैं। जैसे अमरबेल, नीम, गुलाब, सहजन में से अमरबेल इसका सही आंसर है। जो आप पीली पीली नूडल्स जैसी आकृति देख रहे हैं, यही है अमरबेल। अच्छा, एक सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये किससे पोषण करते हैं? तो ये इनमें जड़ नहीं होती, ये तने से पोषण करते हैं। किससे करते हैं? तना से पोषण करते हैं।
9वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों के किस संरचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होती है? जड़ से नहीं, तना से भी नहीं, फूल से नहीं भी, रंध्र से। 2 रंध्र को दिखाया गया है, ये पौधे के पीछे में होते हैं, छोटी छोटी छेद पाए जाते हैं, उसे रंध्र कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। जब ये खुला रहता है तो देखिए जो पहला वाला आकृति ये खुला वाला है और दूसरा वाला बंद वाला। जब गैस के उत्सर्जन की ज़रूरत है, जल को वाष्पोत्सर्जन की ज़रूरत, तब ये खुलेगा, और जब ज़रूरत नहीं तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है रंध्र। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन वो संसाधन होता है जिसका निर्माण मानवों ने किया है। तो इनमें देखिए आप, कैंसर उपचार की जो औषधियाँ हैं इसका निर्माण मानव ने किया है, लेकिन झरने का निर्माण प्रकृति ने, कुदरत ने किया है, इसलिए इसको प्राकृतिक कहते हैं। और उष्णकटिबंधीय भी तो प्रकृति की देन है। 11वां प्रश्न, जैव संसाधन होते हैं, जैव और अजैव ये 2 संसाधन के प्रकार हैं। तो जैव में जान होता है, अजैव में जान नहीं होता है। जीव जंतु से व्युत्पन्न, जीव जंतु से जो उत्पन्न होगा वो मनुष्यों द्वारा निर्मित, तो मनुष्य द्वारा निर्मित तो मानव निर्मित कहलाएगा। निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न तो ये भी नहीं होगा। तो जिसमें जान हो उसे ही जैव संसाधन कहते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जीव जंतुओं से व्युत्पन्न। 12वां प्रश्न है, केरल के तटीय रेत में पाए जाने वाला संसाधन है। ऑप्शन क थोरियम, ख लोहा, ग यूरेनियम, घ इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए जितना भी तटीय प्रदेश आप देख रहे हैं यह है पूर्वी तटीय प्रदेश, और कुछ केरल के जो नीचे वाले भाग हैं, कुछ केरल का भाग है ये वाला। तो यहाँ और यहाँ जो आप देख रहे हैं इनमें क्या पाया जाता है, उनकी रेतों में क्या पाया जाता है? तो पाया जाता है यहाँ पर थोरियम, और ये जो पत्थर आप बगल में देख रहे हैं यही है थोरियम। 13वां प्रश्न, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया था? स्टॉकहोम, क्योटो, रियो डी जेनेरो या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सतत पोषणीय विकास क्या है पहले ये समझिए। हमें प्रकृति का ऐसा, पर्यावरण का ऐसा बचाते हुए चलना है कि एक बार ना करें, लगातार बचाते हुए चलते रहें, उसका संवर्धन करें, तो ये कहलाता है सतत पोषणीय विकास। तो ये सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन में इस अवधारणा को लिया गया था। 14वां प्रश्न, ऐसे 2 खाद्य क्या होगा? खाद्य पदार्थों के नाम लिखे जिनमें निम्न पोषक तत्व तो मौजूद होते, प्रचुर मात्रा में पाए। जैसे वसा, तो वसा किस में मिलता है? वसा मिलता है तेल में, है ना, और घी में मिलता है वसा। और चर्बी भी आप लिख सकते हैं, तेल, घी, चर्बी। और भी कैसे, जैसे बादाम है, नट्स है, काजू है, और इसके बाद अखरोट है, उसमें तेल मिलता है। मंड यानी स्टार्च किस में मिलेगा? आलू में और शकरकंद में। किस में? शकरकंद में। ठीक है। अगला है रुक्षांश, तो रुक्षांश फाइबर, तो फाइबर किस में मिलेगा? जो भी रेशेदार भोजन होते हैं, जैसे कि सहजन हो गया, सहजन की फली, है ना, सहजन की फली। और आम भी, हम पका हुआ आम भी ले सकते हैं, इसमें भी फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और इसके बाद आपका ये जो ओट होता है उसमें फाइबर पाए जाते हैं। प्रोटीन के लिए अच्छा स्रोत है मांस, मछली, अंडे, सोयाबीन, है ना। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो चीनी क्या है? चीनी मिलता है गन्ना से। चीनी किससे मिलता है? तो चीनी मिलता है गन्ना से। तो 1 नंबर ये हो गया गन्ना, है ना, गन्ना हमने लिख दिया। दूसरा है बंदर, क्या है? तो बंदर शाकाहारी जंतु है। बंदर क्या है? शाकाहारी जंतु है। तिलचट्टा सर्वाहारी जंतु है। और इसके बाद पौधे स्वपोषी होते हैं। और फिर आखिरी बचा शहद, एक जंतु उत्पाद है जो मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। 16वां प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो पवन आप सभी जानते हैं नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जो पुनः कुछ समय के बाद वापस आ जाते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। दक्कन लावा पठार में, तो दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, क्योंकि इस पठार का निर्माण जो हुआ है वो ज्वालामुखी के उद्भव के कारण हुआ है।
उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर कितने संसाधन? दो संसाधन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016 में, वर्ष 2016 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। और जितनी भी मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, प्रश्न डाला है मैंने, वो सारे एनसीईआरटी बुक से हैं। आप इसको अगर अच्छे से अध्ययन करते तो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे प्रश्न। अगला है खाली जगह कि पौधे द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडार किस रूप में किया जाता है? तो संश्लेषित खाद्य का भंडार या तो मंड के रूप में होगा या स्टार्च के रूप में, दोनों सेम बातें हैं, मंड या स्टार्च। दूसरा है पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल या हरित लवक, क्लोरोफिल भी बोल सकते हैं या आप हरित लवक भी कह सकते हैं, हरित लवक। और ये किसके अंदर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है, इसमें कौन सी धातु पूछा गया सवाल है, सीटेट में पूछा गया, इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण के उपरांत कौन सी गैस विमुक्त होती है, यानी बाहर निकलती है? तो सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण के बाद ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी, O2। छिद्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमाटा। क्या कहा जाता है? रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। नलिका जिसके द्वारा जल तथा खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचता है। जौ से जल, जौ से जाइलम, फ से फ्लोएम होता है जो भोजन को लेकर के सब जगह पहुंचाता है, जाइलम। जाइलम का काम जल का संवहन, जबकि फ्लोएम का काम भोजन का संवहन, और ये दोनों पादप संवहन उत्तक हैं। 18वां फिर हमने खाली जगह लिखाया, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाने के कारण वे क्या कहलाते हैं? ये स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। और पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सूर्य। पृथ्वी ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य। और ये भी पूछा गया सवाल है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और जिसे हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कह सकते हैं? फोटोसिंथेसिस। अगला है ऐसे पौधे जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मृतजीवी। मृतजीवी या मृतोपजीवी, है ना, मृतजीवी या मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, है ना। चलिए, ड्रोसेरा क्या है? तो ड्रोसेरा एक कीटभक्षी पौधा है। क्या है? कीटभक्षी पौधा। ये कीड़ों मकोड़ों को खाता है, जिस प्रकार की घटपर्णी। और एक है वीनस फ्लाईट्रिप है। अब कह रहा है कि 4 जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थों के नाम। देखिए, कुछ पदार्थ हमें खाने के लिए पौधों से मिलती है, जबकि कुछ पदार्थ हमें जंतुओं से मिलती है। तो पौधों से मिलने पर फल, दूध, फल, सब्जी, अनाज, दाल, है ना, तेल, ये सब पौधों से मिलता है। जबकि जानवरों से मिलता है मांस, मछली, अंडा, बटर, है कि नहीं, पनीर, दूध, ये सभी। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि किससे क्या मिलता है? तो बकरी, गाय, भैंस से दूध मिलता है, बकरी से, भेड़ से, बकरा से मांस मिलता है, मुर्गी से मांस मिलता है, मछली से मछली का मांस ही मिलता है। ये सब आपसे पूछा जा सकता है। मधुमक्खी से शहद मिलता है। अब यहाँ खंड क और ख को मिलान कीजिए। तो शाकाहारी कौन है? तो शाकाहारी वो है जो पौधे और उनके उत्पाद खाते हैं। दूध अंडा क्या है? तो दूध अंडा है जंतु से मिलने वाला जंतु उत्पाद है। शेर क्या है? तो शेर मांसाहारी है। और शहद क्या है? ये मधुमक्खी की छत्ते से प्राप्त होता है शहद। ये हमने मिलान किया। 21वां है खंड क में अंकित विटामिनों से खंड ख में अभाव जन रोगों का मिलान कीजिए। यानी क में है विटामिन और ख में है बीमारी। तो विटामिन ए की कमी से होता है दृष्टिहीनता, जिसको हम रतौंधी कहते हैं। और रतौंधी को रेटिना से आप याद रखिए, रेटिनॉल, विटामिन ए को क्या कहा जाता है? रेटिनॉल भी कहा जाता है। तो ये रेटिना से संबंधित दृष्टिहीनता है, तो इसको कहते हैं रतौंधी। विटामिन ए की कमी से क्या होगा? रतौंधी। मिलेगा किसमें? तो जो पीले फल हैं, जो मीठे फल हैं, उसमें आपको विटामिन ए मिलेगा। विटामिन बी से होता है बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी।
ठीक है, इससे त्वचा संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। विटामिन सी से स्कर्वी, 100 से स्कर्वी, 100 से सी, है ना। तो स्कर्वी त्वचा संबंधी ये भी बीमारी है। मसूड़े में खून आना, ये भी त्वचा मतलब विटामिन सी की कमी से होता है। खट्टे फलों में मिलेगा विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, कमज़ोर हो जाना, रिकेटस कहलाता है, जो आपको मिलेगा सुबह सुबह वाली सूर्य की धूप में तेल लगाकर बैठने से। 22वां प्रश्न है कि मिलान कीजिए, ठीक है। तो जीवाणु का काम क्या है? तो जीवाणु का काम है नाइट्रोजन का स्त्रीकरण, और इस जीवाणु का नाम है राइजोबियम। परपोषी क्या है? तो परपोषी वो है जो दूसरे पर, परपोषी होते हैं जंतु जो दूसरे के भरोसे पोषण करते हैं। परजीवी जो दूसरे पर चिपक के रहते हैं, जिस प्रकार अमरबेल। ड्रोसेरा एक कीट पक्षी पौधा है और पत्ती में पाया जाता है क्लोरोफिल। तो हमने ये भी मिलान किया। अगला देखिए, अब आपको ऑप्शन से नहीं मिलेंगे, आपको खुद से आंसर देना है। पौधों के कौन कौन से भाग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं? देखिए, हम पौधे के लगभग सभी भागों को खाते हैं। अगर हम बात करें पत्ते की, तो पत्ते के हम साग खाते हैं, धनिया, बथुआ, पालक, है ना। अगर हम बात करते हैं फल की, तो आम, नीम, कटहल, बेल, पपीता सब फल ही हैं। दूसरा, हम अगर बात करें तना की, तो तना में हम खाते हैं अदरक, गन्ना, आलू, हल्दी। और जब जड़ की बात हो रही है, तो जड़ में खाते हैं शकरकंद, मूली, गाजर, बीटरूट, है ना। और भी कई पार्ट्स इसके जो बच गए, जैसे छाल हो गया, तो सारे को हम किसी न किसी रूप में खाते ही हैं। 24वां प्रश्न है, पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णों को क्या कहते हैं? तो हमने कहा था हरे रंग का हरित लवक। क्या? हरित लवक। और हरित लवक को हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल दोनों कहते हैं। 25वां प्रश्न, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? स्वयं बनाने वाले स्वपोषी। तो स्वयं नहीं बनाने वाले क्या कहते हैं? परपोषी। क्या कहते हैं? परपोषी। नेक्स्ट है, उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं और दोनों लाभान्वित होते हैं? इसी को कहते हैं सहजीविता। क्या कहते हैं? सहजीविता। जीविता। जैसे कि बगुले की पीठ पर भैंस, भैंस की पीठ पर बगुला, ये उल्टा हो गया, बगुले की पीठ पर नहीं, भैंस की पीठ पर बगुला। तो बगुले को क्या मिलता है? तो उसके कील जो होते, जोंक होते, उसको वो खा जाता है, चमकन वगैरह को। और भैंस को क्या मिलता है? आराम मिल जाता है। 27 से पूर्ण परजीवी पौधे जैसे कि अमरबेल किस अंग से अपने पोषण को प्राप्त करते हैं? जल, खनिज लवण को प्राप्त करते हैं। तो हमने उसी समय आपको कहा था ये करते सिर्फ और सिर्फ तना से। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस वाले हमने, ये देखिए, अब मैंने आपको ये जो वीडियो दिया, मैं आपको बता तो सोर्स बुक क्या है। 6, 7, 8 के साइंस बुक से हमने ये सोर्स लिया है और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो हमें लाइक भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।